हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों को जिस सीरीज़ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था 10 मिनट थिंकर सीरीज़, वो आपकी अब से स्टार्ट हो रही है। तो अब थिंकर्स जो हो चुके हैं वो चेंज, यानी कि 26 थिंकर्स के अलावा हम लोग हिडन थिंकर्स पे या एक्स्ट्रा थिंकर्स पे फोकस करने वाले हैं। तो नाम आप पीछे देख सकते हो, मैं कर रही हूँ आज अक्षय रमन लाल देसाई यानी कि AR देसाई के बारे में डिस्कशन आप लोगों से। इस 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि पूरा कंसेप्ट यहाँ पे कवर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बैकग्राउंड से। तो AR देसाई, ठीक है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट थिंकर, मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले थिंकर। क्या है इनका बैकग्राउंड? तो AR देसाई का जो जन्म है वो गुजरात के नाडियाड नाम के गांव के अंदर हुआ था एंड देन ही डाइड इन बड़ौदा। यानी कि इनका जो टाइम स्पैन है वो 1915 से 1994 तक रहता है एंड ही इज अ पायनियर ऑफ मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी। यानी कि जो इनका थॉट प्रोसेस था, जो इनके मेथड्स थे, वो इंडिया के हर एक स्ट्रक्चर पे लगे, लेकिन एक मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ, जहाँ पे इन्होंने डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म यानी कि द्वंदात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद को लगाया है, जो कि कार्ल मार्क्स का प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्क्स, एंगल्स और ट्रॉट्स्की से बहुत ही इंस्पायर्ड थे और इन्होंने ना एक नई फील्ड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि थी यहाँ पर एम्पेरिकल रिसर्च, लेकिन मार्क्सिस्ट अप्रोच में। कैसे? बिब्लियोग्राफिक रिसर्च, यानी कि जो आपका हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है, साथ में फील्ड में जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करने के अप्रोच को इन्होंने लगाया है और इंडिया के हर स्ट्रक्चर पे ये अप्रोच लगा है। तो इनकी कोर मेथोडोलॉजिकल पोजीशंस क्या क्या थे, चलिए जानते हैं। ठीक है, सो ये अकेले वो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार बार बार एक ही अप्रोच को संभाले रखा और इंडियन सोसाइटी में मार्क्सिस्ट मेथड को ही बार बार लगाया। तो इन्होंने क्या चीज़ें रिजेक्ट करी हैं, क्या एक्सेप्ट करी हैं, वो देख लेते हैं। तो इनका जो रिजेक्शन आता है सबसे पहले, वो आता है रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेडिशंस पे। यानी कि हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं या धार्मिक परंपराएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक रूप से निकल करके आए हैं, पर इनका मानना था कि एक्चुअल में जो हमारे ट्रेडिशन हैं वो अब के टाइम में देखे जाते हैं बदलते हुए। यानी कि एक यहाँ पे अपोजिंग फोर्स चल रहा है, जो कि है मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकीकरण का, जिसकी वजह से सेक्युलर हो चुकी है यहाँ पे सब चीज़ें, धर्मनिरपेक्षता आ चुकी है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो है वो हम लोगों के रिलेशंस में देखी जाती है। तो पहले के रिलेशन में एग्जाम्पल के लिए जजमानी सिस्टम था, तो आज के टाइम में आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी या पूंजीवादी समाज देखने के लिए मिलता है। कुछ सिमिलर आपको साउंड कर रहा होगा मार्क्स के जैसा, जहाँ पे फ्यूडल से कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक ट्रेडिशन हमें ट्रांजिशन में होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ट्रेडिशंस पर हमें जहाँ दिखते हैं वो रिलीजियस रूप से और कल्चरल रूप से नहीं दिखते हैं, वो हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ देखने के लिए मिलते हैं, जो कि है यहाँ पे फैमिली, विलेज और सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो कि इन्हीं को बांधे हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये बात को डिनाई कर दिया है और मानने से मना कर दिया है कि हम लोगों के जितने भी ट्रेडिशंस हैं वो सारे वेस्ट से आए हैं। नो, हम लोगों के ट्रेडिशंस का जो रूट है, चाहे वो सेक्युलर हो, चाहे वो इकोनॉमिक सोसाइटी हो, चाहे वो कितने भी इंस्टीट्यूशंस हो, उन सब का रूट सिर्फ और सिर्फ इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी है और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक भी है, यानी कि हिस्टोरिकल है और इकोनॉमिक है, मटीरियलिज्म है। ये बात यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स, जो यहाँ पर मार्क्सिस्ट अप्रोच को ये लगा करके बोलते हैं कि हर एक सोसाइटी के अंदर जो चीज़ कॉमन होती है वो है फोर्सेस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड फोर्सेस ऑफ चेंज। यानी कि प्रोडक्शन के अलावा हट करके देखिए कि डायलेक्टिक्स तो आ ही रहा है, यानी कि द्वंदात्मक कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पर प्रिजर्व, संरक्षित करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे हम बचाना चाहते हैं, बट यहाँ से एक फोर्स चलता हुआ आ रहा है जो इसको टकराव दे रहा है कि हमें बदलाव लाने की जरूरत है, जिससे फिर कुछ नया प्रोसेस यहाँ पर निकल करके आता है। और इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि जो इंडिया के अंदर सोशल साइंटिस्ट हैं वो यूजुअली यहाँ पर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से नहीं करते हैं, फॉल्स फाइंडिंग्स को निकालते हैं, जबकि रियलिटी में चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्शन रिलेशन से देखी जा सकती है, ना कि यहाँ के किसी ट्रेडिशन से एंटायरली। तो ये बात जो फॉल्स फाइंडिंग की आती है वो ट्रेडिशंस को यहाँ पर डिनाई करने की आती है, जो वेस्टर्न सोशियोलॉजी से निकल करके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो इनकी मार्क्सिस्ट अप्रोच यहाँ पे कहाँ कहाँ सेंट्रली अप्लाई हुई है? पहली चीज़ तो प्रॉपर्टी रिलेशंस के ऊपर, उसी के साथ साथ चाहे भले ही ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा मानते हो, उसके बावजूद भी इन्होंने कभी भी कास्ट को, रिलीजन को
ट्राइब को और कल्चर को इग्नोर नहीं किया, बट उनको बस समझने की कोशिश करी है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कि कैसे इन चीज़ों में बदलाव आया है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं। इन्होंने स्टडी किया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, जो आपके औद्योगिक यहाँ पे संबंध होते हैं, स्टेट पॉलिसीज़ कैसे अफेक्ट करती है, हायर एजुकेशन सिस्टम, अब क्या इनका रीज़न है यहाँ पे, अब अभी आगे जाके समझोगे। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है, जिसको मैं स्टार मार्क करना चाहूँगी, कि इन्होंने यहाँ पे एक मिथ, यानी कि एक यहाँ पे जो विचारधारा है वेलफेयर न्यूट्रल स्टेट की, उसको खारिज कर दिया है। इनका ये मानना है कि स्टेट जो है वो कोई वेलफेयर नहीं लेकर आती है, वो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, बुजुर्गा है, बुर्गोइस है, और साथ साथ प्रोटेक्टर है प्रॉपर्टीड क्लासेस की, यानी कि जिनके पास बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठी हुई है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो स्टेट करता है। जहाँ पे मिथ बर्स्ट हो जाता है कि न्यूट्रल होती है स्टेट और वेलफेयर लाना चाहती है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन। तो अब चलिए फटाफट से समझते हैं क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने यहाँ पर स्टडी करी प्री ब्रिटिश विलेज की, जहाँ पे कॉलोनियल टाइम से पहले किस तरह के गांव हुआ करते थे, जो कि सेल्फ सफिशिएंट माने गए हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड यूनिट मानी गई है कि यहाँ पे सब कुछ चल रहा है सिर्फ और सिर्फ कृषि के आधार पे। विलेजर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे हेरिटरी लैंड सिस्टम बनाया हुआ है कि विरासत में ज़मीनें मिलेंगी, जो कि यहाँ पे विलेज काउंसिल, यानी कि जितना भी आपका यहाँ पे पंचायत है एग्जाम्पल के लिए, उसके द्वारा इसका प्रशासन चलता है, गवर्नेंस की जाती है। जो कल्चर है विलेज स्ट्रक्चर का वो फ्यूडल है, ठीक है, यानी कि सामंती है, मिस्टिकल है, रहस्यमयी है, और कट्टर है, रिजिड है, जिसमें बहुत ही कम चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी लाइफ फैमिली की, विलेज की और कास्ट की, उसमें बहुत ही कम चेंजेस हमको बाहरी दुनिया की वजह से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ ब्रिटिश रूल के अंदर? ब्रिटिश रूल के अंदर यहाँ पे फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म आया, जैसे कि भाई समाज के अंदर भी वो चीज़ हमें देखने के लिए मिली, बट फैक्टर्स अलग थे, जैसे कि कॉलोनियलिज्म, ठीक है, उपनिवेशवाद, जिसमें मॉडर्नाइजेशन जो है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा, यानी कि आधुनिकता, जिसने ट्रेड को इंट्रोड्यूस किया, आयात निर्यात को, इंडस्ट्री लेकर के आया, और फाइनेंस रिफॉर्म्स लेकर गया कि पैसों को कैसे बनाया जाए। और इसी पूरी दौड़ में पूरे ब्रिटिश रूल के अंदर क्या हो जाता है, जितने भी पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और नए इंस्टीट्यूशन आते हैं परमानेंट लैंड सेटलमेंट के रूप में, जो कि हैं जमींदारी, पीजेंट प्रॉपर्टी क्लासेस, यानी कि ओनर्स एंड देन अगेन जो उन्हीं ज़मीनों पे काम करने वाले लोग हैं। और साथ साथ जब सोसाइटी मॉडर्न भी हो रही है तो वहाँ पे एक नई क्लास और एमर्ज होती है, जो कि हम लोगों के इंडिपेंडेंस के पहले ही होनी शुरू हो जाती है, जो कि है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, जो औद्योगिक वर्किंग क्लास है, जहाँ पे आपको नए रिलेशंस जो है देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि इन्होंने जो रेलवे है, पोस्टल सिस्टम है, ये सब चीज़ें जो भी ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, इसने कुछ और नहीं बट एक्चुअल में इंडिया में नेशनल यूनिटी या राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया है। और यहाँ पर एक और चीज़ हुई है, और वो ये थी कि अब दो तरह की क्लासेस बन चुकी थी अलग अलग पोल्स पे, यानी कि क्लास पोलराइजेशन हो चुका था, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक जगह तो गरीबी जो है गाँव में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, और साथ साथ यहाँ पर एक जगह है जो कि बहुत फ्लरिश कर रही है सिटीज में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने मिलता है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि कॉलोनियलिज्म, इंडिया में औपनिवेशवाद जो है वो भी मटेरियल कंडीशंस, यानी कि भौतिक स्थितियों के कारण ही उसका जन्म हुआ है। और वो क्या क्या कंडीशंस थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। और यही जो इकोनॉमिक चेंजेस है, इसने दो चीज़ें करी है, ठीक है। पहली चीज़ ये करी है कि पुराने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को स्टेबलाइज करा है, पर उसके बावजूद भी कास्ट जैसा जो सिस्टम था उसके अंदर हमको चेंजेस होने के लिए मिल रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ सोशल मोबिलिटी, कि लोग अब दूसरे ट्रेडिशंस को चूज करते जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या बोला गया है, अगेन जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेडिशन जो है वो प्रोडक्शन रिलेशन के अंदर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका रिलेशन कास्ट से नहीं है। ट्रेडिशंस आज भी मेंटेन्ड है, लेकिन वो अलग तरीके से मेंटेन करे जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि नेशनल यूनिटी जो है वो ऑब्वियसली बड़ी है, जो आपने आपके पीछे देखा कि जितनी भी चीज़ें कॉलोनियलिज्म लेकर के आया, चाहे वो यूनिफॉर्म लॉ हो, एजुकेशन हो, रेलवे हो, प्रेस हो, इसकी वजह से क्या यहाँ पे हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलते हैं कि एक इंडिया का जो 5 फेजेस का यहाँ पे नेशनलिज्म है, ठीक है, वो डेवलप हुआ है। और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्क्सिस्ट हिस्टोरिकल सोशोलॉजिकल वर्क माना गया है, क्योंकि ये जो यूनिटी आई है वो सिर्फ इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से आई है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने पीजेंट स्ट्रगल्स को डॉक्यूमेंट करा। अब ध्यान से समझिएगा, पीजेंट स्ट्रगल्स इन इंडिया इनकी पहली ये किताब, और दूसरी एग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये बहुत अलग अलग रूपों से यहाँ पे पीजेंट स्ट्रगल्स को दिखाती है। तो पहली किताब जो है वो आपको दिखाती है कॉलोनियल टाइम का, यानी कि औपनिवेशिकवाद का, जहाँ पे पीजेंट के स्ट्रगल जो थे वो सामंती
उत्पीड़न और कॉलोनियल ऑपरेशन की वजह से देखे जा रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की, तो वहां पर यहाँ पे क्या होता है कि अब पीजेंट्स के जो अपने स्ट्रगल है वो तो चल ही रहे हैं जो पहले से हो रहे थे, पर साथ साथ अब वो लोग जिनको प्रॉपर्टीज भी मिल चुकी थी लैंड रिफॉर्म सिस्टम की वजह से, वो यहाँ पे अपने खुद के फाइट कर रहे थे अपने राइट्स के लिए, जो वो चाहते थे कि और डेवलपमेंट हो, उनका और कल्याण हो। तो यहाँ पे हर किसी के अपने अपने मुद्दे पोस्ट इंडिपेंडेंस में बढ़ चुके थे। अब डिफरेंट तरह की फाइट्स यहाँ पर आ चुकी थी, और स्ट्रगल्स जो थे वो सबका रीजन क्या था, सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी कि जो यहाँ से एक उत्पीड़न कैपिटलिस्ट के द्वारा देखने के लिए मिल रहा था। फिर आता है स्टेट एंड सोसाइटी। इनकी किताब है स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, जहाँ पे इन्होंने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी यानी कि आधुनिकतावाद के सिद्धांत को किया है क्रिटिसाइज। इन्होंने बोला है कि स्टेट सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को ही सर्व करना चाहती है, और इंडियन स्टेट भी वैसी ही है जो कि कैपिटलिस्ट स्टेट को लेकर के आ रही है, जो सिर्फ बुजुर्गा शासकों को ही प्रोटेक्ट करती है। और स्टेट उसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी राइट्स हैं माइनॉरिटीज के, अल्पसंख्यक समूह के, महिलाओं के, विमेन के, स्लम ड्वेलर्स के और मीडिया के, इन सब चीजों को वॉयलेट कर देती है। तो यहाँ पर जो भी इनका आंसर है वो स्टेट का एनालिसिस, मार्क्सिस्ट एनालिसिस, जब पोस्ट स्टेट इंडिपेंडेंट की हम लोग बात करते हैं तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं था, लेकिन AR देसाई ने क्या करा, इस गैप को फिल कर दिया। एंड अल्टीमेटली हम लोग फिर आ जाते हैं इस चीज पे कि इनके क्या थॉट्स हैं। इन्होंने कहा है कि इंडियन कैपिटलिज्म जो है वो इंपीरियलिस्ट कैपिटलिज्म का असर है यहाँ पे, यानी कि औपनिवेशिकवाद से आया है, जो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड कैपिटलिज्म से ही निकला है एक्चुअल में। बुर्गोई स्टेट या बुजुर्गा राज्य जो है वो यहाँ पे साइंटिफिक लिबरल एजुकेशन को यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि वो हमारे ऊपर एक मास कंट्रोल बना सके, ताकि हम सबके ऊपर एक यूनिफॉर्म एजुकेशन जा सके, और वो शिक्षा से हम लोग एक ही प्रकार की सोच को डेवलप करेंगे और हमारे अंदर एक ही प्रकार की सोच बन के कंट्रोल भी एक ही प्रकार का होगा। देन ही टॉक्ड अबाउट डोमिनेंट कल्चर, प्रभु संस्कृति जिसको हम कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये डोमिनेंट कैपिटलिस्ट क्लास का कल्चर है, जो कैपिटलिस्ट का कल्चर है वही डोमिनेंट है, और उसी के बेसिस पे सोसाइटी चल रही है। तो इंडिया का डेवलपमेंट पाथ क्या एक्चुअल में यहाँ पे रूरल सोसाइटी से आया था? नो, ये आया है यहाँ पे कैपिटलिस्ट पाथ से, यानी कि पूंजीवादी जैसा डेवलपमेंट चाहते थे वैसा डेवलपमेंट उन्होंने यहाँ पर दिखाया, और उसी के चलते हुए क्या होती है, बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स हमको देखने के लिए मिलती हैं पीजेंट्स की, चाहे वो यहाँ पर हो इंडिपेंडेंस से या स्वतंत्रता से पहले या उसके बाद। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन्होंने क्यों एक्चुअल में मार्क्सिस्ट अप्रोच को लगाया, क्योंकि इनका जो फोकस था वो सिंपल इतना था कि मार्क्सिस्ट अप्रोच बहुत ही अच्छे से कॉन्ट्रडिक्शन दिखा सकती है, बट वो यहाँ पे हेल्प करती है एक सही हाइपोथेसिस को बनाने में, जिससे कि स्टेट का करेक्टर यहाँ पे एनालाइज हो सकता है। तो फोकस क्या रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नो इकोनॉमिक डिविजन्स ऑफ लेबर प्रॉपर्टी रिलेशन, जहां पे हम लोग एक एनालिटिकल कैटेगरी में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इकोनॉमिक चेंजेस को कैसे प्रमोट किया है, ठीक है। और ये हमें हेल्प करता है कि टाइप ऑफ सोसाइटी को हम समझें कि कितनी प्रकार की सोसाइटी जो है एग्जिस्ट करती है, कितने प्रकार के वर्ग एग्जिस्ट करते हैं, और राज्य की क्या भूमिका है, और डेवलपमेंट का जो पाथ है वो किस तरफ जा रहा है इंडिया का। तो इन्होंने यहाँ पे डायलेक्टिक्स ऑफ इवोल्यूशन को रिकॉग्नाइज किया, यानी कि विकास का द्वंदात्मक, जो कि यहाँ पे प्रिजर्वेशन और साथ साथ चेंज को लेकर के चलता है। सो आई होप आपको समझ में आ पाया हो ये कंटेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू गाइस।